स्टोरी की शुरुआत होती है एक बैंड से जिसका नाम है क्राउन। जब हम उन्हें स्टेज पर देखते हैं तो ऑडियंस पूरी तरह से एक्साइटेड और उनकी परफॉर्मेंस में डूबी हुई होती है। उनका तारुफ उस दौर के सबसे सफल और पॉपुलर बैंड के तौर पर कराया जाता है। दूसरे ट्रेनीज भी एक दिन उनकी तरह बनने का ख्वाब देखते हैं। फिर हम वहाँ से मिलते हैं एक यंग लड़की जिसका बचपन से सपना है फेमस होने का। वह एक ट्रेनिंग ग्रुप में सिंगर भी है और डांसर भी, और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। फिर हम मिलते हैं महा के मैनेजर किम से। उसका सबसे बड़ा मकसद महा को किसी मूवी में बैकग्राउंड रोल दिलवाना या फिर किसी छोटे स्टेज पर परफॉर्म करवाना है। महा बिना शिकायत इस हकीकत को कबूल कर लेती है क्योंकि उसके लिए बस वह काम कर पाना ही काफी है जो उसे पसंद है। फिर चाहे वह बड़े लेवल का काम हो या छोटे लेवल का। कार में सफर करते हुए वह खिड़की से बाहर दरिया को देखती है और खामोशी से खुद से वादा करती है कि एक दिन वह भी इसी जगह के सामने एक फेमस स्टार बनकर खड़ी होगी जिसे सब लोग प्यार करेंगे। वह उस सीन को रिकॉर्ड कर रही होती है लेकिन किम उसका फोन लेकर उसका ख्वाब तोड़ देता है। वह उसे कहता है कि ख्वाबों में जीना छोड़ दो और हकीकत पर तवज्जो दो। वह याद दिलाता है कि इंडस्ट्री में मुकाबला बहुत सख्त है और यहाँ उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर लोग मौजूद हैं। फिर भी सिर्फ 17 साल की उम्र में महा अपने इरादे पर कायम रहती है और अपना मकसद कभी नहीं भूलती। इसी दौरान ह्यून नाम की एक और लड़की दरिया के किनारे खड़ी रो रही होती है। वह दुआ करती है कि या तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए या फिर सब कुछ खत्म हो जाए ताकि उसकी तकलीफ दूर हो सके। और वह ऐसा क्यों बोल रही होती है ये बाद में पता चलेगा। फिर कहानी दोबारा क्राउन की तरफ लौटती है जहां उनका लीडर रियान टीम के साथ स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। शो शुरू होने से थोड़ी देर पहले रॉयक को एहसास होता है कि रियान उनके साथ नहीं है, लेकिन वह समझता है कि शायद वह किसी और तरफ से सरप्राइज एंट्री करेगा। रॉयक बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि चाहे वह लीडर नहीं है फिर भी फैंस उसे दिल से पसंद करते हैं। मगर परफॉर्मेंस शुरू होने से बिल्कुल पहले कंपनी का डिप्टी रॉयक को अलग ले जाकर कहता है कि आज गाने की शुरुआत रियान की जगह उसे करनी होगी। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि रियान बिना किसी निशान के गायब हो चुका होता है। वह रिहर्सल में था और स्टेज तक भी उनके साथ आया था लेकिन अचानक लापता हो गया। हालात संभालने के लिए रॉयक को मजबूरन लीडर बनना पड़ता है, एक ऐसा रोल जो वह कभी नहीं चाहता था और जिससे वह डरता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर कहानी एक हफ्ते पहले चली जाती है। महा पूरी एनर्जी के साथ सुबह जॉगिंग करती है और फिर सीधा अपनी एजेंसी प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती है। डांस उसकी जिंदगी है और वह दिल लगाकर ट्रेनिंग करती है। ब्रेक के दौरान वह अपने क्लासमेट्स को बताती है कि उसे डर है कहीं एजेंसी उसे निकाल न दे क्योंकि जल्द ही इवैल्यूएशन होने वाली है और सिर्फ बेस्ट ट्रेनीज को ही रखा जाएगा। उसका दोस्त यंग जो उसे पसंद करता है मगर कभी इजहार नहीं करता, उसे तसल्ली देता है कि वह बहुत टैलेंटेड है और उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। महा के लिए वह सिर्फ एक बड़े भाई जैसा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ ह्यून अपने कोच पर गुस्सा हो जाती है जब वह रोज और मोरो को उनकी कमजोर परफॉर्मेंस पर डांट रहा होता है। हालांकि वे सब जल्दी ही एक ऑफिशियल ग्रुप के तौर पर डेब्यू करने वाले होते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि डेब्यू का मतलब दूसरी टीमों के साथ कॉन्सर्ट्स और एक्टिंग रोल्स के लिए मुकाबला करना होता है। ह्यून को लगता है कि उनकी मेहनत और जज्बे की कदर नहीं की जा रही और आखिरकार वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। बाद में एक स्टाफ मेंबर उसे रोता हुआ पाता है और प्यार से तसल्ली देता है। हैरत की बात ये है कि थोड़ी देर बाद वही स्टाफ मेंबर उसे किसी प्राइवेट बात के लिए अलग बुला लेता है। उधर महा को अपने मैनेजर से एक हैरान कर देने वाली खबर मिलती है। उसे एक दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां उसे डेब्यू करने का बड़ा मौका मिल सकता है। फिर भी वह उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पुराने ट्रेनर्स ने कभी उसकी असली कीमत नहीं समझी। कोई और रास्ता न होने की वजह से वह ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन महा अपनी नई एजेंसी ज्वाइन करती है जहाँ रोज और मोरो भी मौजूद होते हैं। उनके ग्रुप से ह्यून जा चुकी होती है और महा को उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया होता है। चैलेंज के बावजूद वह उनके साथ जल्दी ही कोरियोग्राफी सीख लेती है और अपना टैलेंट साबित कर देती है। दोनों लड़कियां उसका गर्मजोशी से वेलकम करती हैं और जल्द ही तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। यह सब हुआ था एक हफ्ता पहले। वापस प्रेजेंट में रॉयक घबराहट के साथ क्राउन की लीडरशिप करने के लिए स्टेज पर जाता है। कॉन्सर्ट उतना बेहतरीन नहीं होता जितनी उम्मीद थी और कंपनी का हेड पार्क बेचैन होने लगता है। रियान के गायब होने के बारे में फैंस के सवाल बढ़ते जा रहे होते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से गया? क्या कोई हादसा हुआ? किसी को कुछ पता नहीं होता। इस दौरान महा नई कंपनी के डॉर्मेट्री में शिफ्ट होती है और इत्तेफाक से फ्लोर पर पड़ा एक फोन देख लेती है। हैरानी की बात ये होती है कि वह रायन का फोन निकलता है। परेशान और उलझन में महा उसे अपने लॉकर में छुपा देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका फोन गर्ल्स डॉर्म में आया कैसे। जल्द ही महा के नए ग्रुप के ऑफिशियल डेब्यू का दिन आ जाता है। लड़कियां बहुत खुश होती हैं और स्टेज पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके सपने उस टाइम टूट जाते हैं जब लास्ट मोमेंट पर डेब्यू कैंसिल कर दिया जाता है। पता चलता है कि ह्यून ने कोई बहुत बुरा काम कर दिया था जिससे ग्रुप की
की रेप्यूटेशन खराब हो गई है। ऑर्गेनाइजर्स लड़कियों को स्टेज से इस तरह घसीटकर नीचे उतार देते हैं जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। महा और उसकी टीममेट्स रोते हुए सिर्फ अपने खत्म हो चुके डेब्यू का गम नहीं मनाती, बल्कि ह्युन के लिए भी उदास होती हैं, जो अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। दूसरे ग्रुप्स को स्टेज पर परफॉर्म करते देखकर महा खामोशी से दुआ करती है कि काश वह भी उनकी जगह होती। अब उसका सफर दोबारा शुरू होता है। उसे फिर से किसी एजेंसी में जगह बनाने का मौका ढूंढना पड़ता है। अपने दोस्तों के साथ ली गई तस्वीरें और मिलकर रिकॉर्ड की गई डेमो सीडीज अब सिर्फ मीठी और दुख भरी यादें बनकर रह जाती हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। 2020 तक रॉयक बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है। वह क्राउन के साथ अपनी म्यूजिक अचीवमेंट्स और एक्टिंग रोल्स दोनों के लिए अवार्ड्स जीत रहा होता है। फिर सीन फेमस सिंगर लारा की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक अवार्ड सेरेमनी में लाइव परफॉर्मेंस दे रही होती है। वह रॉयक के साथ डांस करने की कोशिश करती है और साफ नजर आता है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन रॉयक उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ महा एक हिस्टोरिकल फिल्म में एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। कॉस्ट्यूम पहने हुए वह अपनी एक छोटी सी डायलॉग लाइन अकेले रिहर्स करती रहती है, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसका टैलेंट नोटिस कर ले। प्रैक्टिस करते करते वह रॉयक को देख लेती है, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे महा की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। फिल्मिंग के दौरान रॉयक एक प्रॉप को ज्यादा जोर से घुमा देता है, जो गलती से महा के कंधे पर लग जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। शूटिंग फौरन रोक दी जाती है और सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह सबको यकीन दिलाती है कि वह ठीक है। बाद में शूटिंग खत्म होने के बाद महा एक सुनसान सड़क पर अकेली चल रही होती है, क्योंकि उसका मैनेजर किम उसे छोड़कर किसी और काम से चला गया होता है। इत्तेफाक से रॉयक अपने मैनेजर जैक के साथ वहाँ से गुजरता है। जैक गाड़ी चला रहा होता है जब दोनों अंधेरी सड़क पर अकेली चलती महा को देखते हैं। पहले दोनों हिचकिचाते हैं और मजाक मजाक में सोचने लगते हैं कि कहीं यह भूत तो नहीं। दोनों एक दूसरे को करीब से देखने के लिए कहते रहते हैं। आखिरकार जैक गाड़ी से उतरता है ताकि पता कर सके कि ये कोई इंसान है या कोई और अजीब चीज, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वह भूत नहीं बल्कि महा थी। जब रॉयक को यकीन हो जाता है कि वह महा ही है, तो वह उसके साथ चलने लगता है और टैक्सी आने तक उसका साथ देता है ताकि वह घर जा सके। लेकिन महा मना कर देती है क्योंकि बैंड के सख्त रूल्स की वजह से वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मेहरबानी के तौर पर रॉयक ने उसे अपनी जैकेट दे दी क्योंकि रात ठंडी थी। महा ने मजबूरी में जैकेट ले ली क्योंकि वह नाशुक्री नहीं दिखना चाहती थी। फिर रॉयक उसके साथ चलता रहा ताकि उसे कंपनी मिल सके। जैसे ही वे बस स्टॉप तक पहुंचे, रॉयक उसे वहीं छोड़कर चला गया। दूर से उसने अपने मैनेजर जैक से कहा कि गाड़ी धीरे चलाए ताकि वह देख सके कि महा का दोस्त यंग उसे घर ले जाने के लिए आया है या नहीं। घर लौटने के बाद महा की दोस्ती रोज और मॉरो के साथ और मजबूत हो गई। तीनों लड़कियां साथ टाइम गुजारती रहीं और एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में हौसला देती रहीं। हालांकि दिल ही दिल में वह अक्सर सोचती थी कि शायद उनके सपने नामुमकिन हैं। दूसरी तरफ क्राउन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर माया नाम की एक रिपोर्टर, जो सेलिब्रिटीज के स्कैंडल्स ढूंढने के लिए मशहूर थी, एक भड़काऊ सवाल पूछ लेती है। वह पूछती है कि उन्होंने अपने लीडर को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, खास तौर पर जब वह उसी टाइम गायब हुआ था जब ह्युन की मौत हुई थी। जैक फौरन कॉन्फ्रेंस बंद कर देता है और कहता है कि उसका सवाल मुनासिब नहीं है, लेकिन उसकी बात रॉयक के दिल पर लग जाती है। उसी रात वह ख्वाब देखता है जहाँ रियान उसे गहरी मलामत भरी नजरों से देख रहा होता है। डर कर उठने के बाद रॉयक को वह छोटा फोन याद आता है जो उसने रयान को रूफ टॉप पर छुपाते हुए देखा था और बाद में चुपके से अपने पास रख लिया था। ये बात उसके जमीर पर बोझ बन जाती है। 2 दिन बाद महा घर आती है तो देखती है कि रोज और मॉरो बहुत एक्साइटेड हैं। वह उसे बताती हैं कि उन्हें काई नाम के एक आदमी का कॉल आया है जिसने उन्हें अपनी नई एजेंसी के ऑडिशन के लिए बुलाया है। जब वे उस एड्रेस पर पहुंचती हैं जो काई ने दिया था, तो वे हैरान रह जाती हैं क्योंकि वह उनका इंतजार एक छोटे से कैफे में कर रहा होता है। फिर वह उन्हें नीचे बेसमेंट में एक रिहर्सल रूम में ले जाता है जहां ट्रेनिंग के लिए हर जरूरी चीज मौजूद होती है। ऑडिशन के बाद काई उन तीनों को एक ग्रुप बनाने की ऑफर देता है। अगले दिन वे डिटेल्स डिस्कस करने के लिए दोबारा मिलते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि काई पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करके लाया होता है और वे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह लड़कियों के हक में होते हैं। दूसरी एजेंसियां ट्रेनीज का फायदा उठाती थीं, लेकिन काई के कॉन्ट्रैक्ट्स में बराबर प्रॉफिट शेयर, मुनासिब मंथली सैलरी और सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे बाद में
रिन्यू किया जा सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बिना झिझक साइन कर दिया। जब पार्क के सेक्रेटरी को यह खबर मिली तो उसने काई का मजाक उड़ाया और कहा कि वह जरूर नाकाम होगा, लेकिन काई को कोई फर्क नहीं पड़ा। महा और उसकी दोस्तों ने अपने ग्रुप का नाम पार्टी रखा और उनका पहला काम एक लाइव टीवी अपीयरेंस था। इंटरव्यू के दौरान लड़कियों ने बड़े नेचुरल अंदाज में सवालों के जवाब दिए, जिससे होस्ट काफी मुतासिर हुआ। उसने कहा कि वे बहुत जल्द मशहूर हो जाएंगी। ब्रॉडकास्ट के बाद रोज और मोरो के फोन मुबारकबाद के मैसेजेस और नए फॉलोअर्स से भर गए। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन महा को उतनी तवज्जो नहीं मिली। कुछ देर बाद उसके पास भी मैसेजेस आने लगे, मगर उनमें से कई तनकीद भरे थे। फिर भी महा ने पॉजिटिव रहने की कोशिश की और खुद से कहा कि कम से कम अब लोग उसे देख तो रहे हैं। कुछ टाइम बाद महा को एक बड़े नेशनल टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया। काई ने उसे हौसला दिया और कहा कि खुद पर भरोसा रखो और किसी बात को अपने ऊपर असर मत करने दो। शो के दौरान महा को लारा के मशहूर डांस पर परफॉर्म करना था और उसका आउटफिट भी लगभग लारा जैसा ही था। लेकिन जब लारा और महा का आमना सामना हुआ तो लारा ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसने सबके सामने महा को जलील किया और कहा कि उसे समझ नहीं आता लोग दोनों को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर उसने उसकी नकल करने पर भी मजाक उड़ाया। उसकी बात महा को बुरी लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। घबराहट में उसने रॉयक से स्टेज पर उसका साथ देने की दरख्वास्त की। ऑडियंस ने सांस रोक ली। सब सोच रहे थे कि क्या रॉयक उसे नजरअंदाज करेगा या उसका साथ देगा। सबको हैरान करते हुए रॉयक उसके साथ डांस करने लगता है। दोनों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा क्राउड मुतासिर हो जाता है। लारा ये सब देखकर गुस्से से भर जाती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि रॉयक पहले एक इवेंट में उसके साथ डांस करने से मना कर चुका था। उन्हें पता नहीं होता कि स्टूडियो में कोई चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाद में जब महा रॉयक की जैकेट वापस करती है तो वही रहस्यमयी लड़की दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसके साथ 2 और लड़कियां भी होती हैं। हकीकत में वे हद से ज्यादा दखल देने वाली फैंस होती हैं जो हर हद पार कर चुकी होती हैं। बाद में इत्तेफाक से उसकी मुलाकात यंग से होती है। वह खुशी खुशी उसे बताती है कि आज उसने अपने फेवरेट स्टार के साथ डांस किया। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी बात सुनकर यंग का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ जैक रॉयक को डांटता है क्योंकि उसने सड़क पर महा से अपनी जैकेट वापस ले ली थी। उसे डर था कि कहीं पापा राजी ने यह सब देख न लिया हो। यह बैंड के रूल्स के खिलाफ था। कुछ दिन बाद जब शो टीवी पर टेलीकास्ट होता है तो महा और उसकी दोस्त बड़े शौक से उसे देखने बैठती हैं, लेकिन वे देखकर सन्न रह जाती हैं कि रॉयक के साथ उसका पूरा परफॉर्मेंस ही काट दिया गया है। रॉयक भी यह देखकर हैरान रह जाता है। एजेंसी में अफरा तफरी मच जाती है और जैक रॉयक को बताता है कि फैंस बहुत गुस्से में हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने उसे बैंड के लोगो वाली जैकेट एक अनजान लड़की को देते हुए देख लिया था। यह स्कैंडल उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया था। महा खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगती है। उसका इरादा कभी भी रॉयक को मुश्किल में डालने का नहीं था, लेकिन अब उसका फोन नफरत भरे कमेंट से भर चुका था। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि ये सब गुजर जाएगा। लोग जल्द ही किसी नए ट्रेंडिंग स्कैंडल की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। रॉयक फैंस के सामने पब्लिक अपॉलॉजी देता है। वह महा को एक मामूली शख्स करार देता है जो किसी खास तवज्जो के लायक नहीं है। साथ ही यह भी समझाता है कि उसने सिर्फ ठंड की वजह से उसे अपनी जैकेट दी थी। क्राउन के दूसरे मेंबर्स भी माफी मांगते हैं। आखिरकार फैंस उन्हें माफ कर देते हैं और उनके बॉस पार्क ग्रुप की तारीफ करता है कि उन्होंने क्राइसिस को समझदारी से हैंडल किया। इस दौरान काई महा और उसके ग्रुप को कहता है कि अपने डेब्यू के लिए एक ओरिजिनल सॉन्ग तैयार करें। काफी मशवरे के बाद वे फैसला करती हैं कि अपनी पुरानी एजेंसी के एक पुराने गाने को नए अंदाज में अरेंज करेंगी। महा प्रोड्यूसर फ्रीजी से परमिशन मांगती है और वह मान जाता है। फिर वे फौरन रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। मोरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाती है, जबकि महा इतनी नर्वस होती है कि रिकॉर्डिंग से पहले वॉशरूम जाना पड़ता है। वापस आने के बाद भी वह अपने पार्ट्स मुश्किल से गा पाती है। इत्तेफाक से रॉयक भी उस स्टूडियो में मौजूद होता है और उसकी सिंगिंग सुन लेता है। वह जानबूझकर उसे चिढ़ाता है और कहता है कि उसे अपना स्टाइल डेवलप करना होगा और नकल के पीछे छुपना बंद करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसकी बात महा को गुस्सा दिलाती है और असल में रॉयक यही चाहता था। वह उसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा था। बाद में परेशान महा दरिया के किनारे खड़ी होती है और खुद से कहती है कि अब वह अपने सपने को पूरा करने के सबसे करीब पहुंच चुकी है। उसी टाइम उसे यंग का कॉल आया। वह बहुत एक्साइटेड था और उसने बताया कि वह भी जल्द डेब्यू करने वाला है और चाहता था कि सबसे पहले महा को यह खबर मिले। महा उसके लिए दिल से खुश हुई। आखिरकार डेब्यू परफॉर्मेंस का दिन आ गया। महा और उसकी दोस्त वेन्यू पर पहुंची और बड़ी भीड़ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही खत्म हो
हो गई जब उन्हें पता चला कि ऑडियंस उनके लिए नहीं आई थी। सब लोग सिर्फ क्राउन को देखने आए थे, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दौरान काई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर के साथ छोटी एजेंसियों की मीटिंग में शामिल हुआ, जहां ये ऐलान किया गया कि हर नए ग्रुप को स्टेज पर सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। काई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने लड़कियों से कहा कि हिम्मत मत हारना और अपनी पूरी लगन के साथ परफॉर्म करना। फिर वह बड़ी रात आ गई। जब महा और उसका ग्रुप लाइव परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आया तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और जज्बा परफॉर्मेंस में डाल दिया। दूसरी तरफ क्राउन के फैन क्लब वाले अब भी महा को माफ करने के मूड में नहीं थे। जैकेट वाले इंसिडेंट की वजह से वे उससे नफरत भरी नजरों से देखते थे और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते थे। लेकिन अब उन कड़वे फैंस को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और महा के ग्रुप पर ध्यान देते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान अचानक डांस के बीच म्यूजिक बंद हो गया। यह पार्क की तरफ से जानबूझकर की गई सैबोटाज थी ताकि लड़कियों को जलील किया जा सके। लेकिन महा और उसकी दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिना म्यूजिक के ही परफॉर्मेंस जारी रखी। सिर्फ अपनी आवाजों और एनर्जी के दम पर उन्होंने शो संभाल लिया। उनकी डिटर्मिनेशन देखकर ऑडियंस मुतासिर हो गई। दूर खड़ा रॉयक ये सब देख रहा था। उन्हें इतनी मजबूती से परफॉर्मेंस खत्म करते देखकर उसे सुकून और फख्र महसूस हुआ। उस दिन के बाद उनके बारे में लिखा गया हर आर्टिकल पॉजिटिव था। लोग उन्हें टैलेंटेड परफॉर्मर्स कहने लगे। कॉन्सर्ट्स के इनविटेशंस बारिश की तरह आने लगे। इतने ज्यादा शेड्यूल हो गए कि लड़कियों को सोने का भी टाइम मुश्किल से मिलता था। वे अक्सर एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल के दरमियान वैन में ही सो जाती थीं।